नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। तो मित्रों, आप लोगों को 77वें स्वतंत्रता दिवस पर है जो सभी को शुभकामनाएं और नमन और वंदन करते हैं उन महान क्रांतिकारियों को जिन्होंने है जो अपनी इस मातृभूमि के लिए और आज़ादी के लिए अपना जो सर्वस्व है जो न्यौछावर कर दिया और अपने इस ज़िंदगी की है जो कुर्बानी दे दी और उन महान विभूतियों को है जो हम लोग आज स्मरण करते हैं। तो उनके जो बताए नियम और जो उनके जो किए गए जो कार्य है वो कितने सराहनीय हैं, उनको हम लोगों को आज है जो उनके जो कार्य है उनको हम लोगों को आजमाना चाहिए और हम लोगों के अंदर एक ऐसी भावना पैदा करते हैं वो लोग जो हमको एक अच्छी राह दिखा के गए। तो उनको नमन और वंदन। तो करते हैं आज मित्रों वीडियो की शुरुआत बीकानेर के राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासक के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा अपने इस चैनल पर आरबीएससी की जो बुक है क्लास 10th की राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति वो अपने इस चैनल पर है जो करवाई जा रही है। तो आप लोगों ने अभी तक अपने जो पिछले जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उनको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जा कर के है जो इन वीडियो को है जो देख सकते हैं और काफ़ी सारे इससे जुड़े जो टॉपिक है वो अपने इस चैनल पर है जो अपलोड कर दिए गए हैं। तो कल हमने देखा था अपना गुहिल वंश और जो एक वीडियो आया था अपना मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित, उनके बारे में है जो हम लोग कल और परसों वीडियोज़ है वो अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में। तो अगर आप लोग अपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को है जो शेयर ज़रूर करना। करते हैं शुरुआत वीडियो की। बीकानेर का राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासक राव बीका, जिनका शासन है जो 1465 से 1504 तक रहा था। और बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 में वह जांगल प्रदेश में आ गया। इधर आ गए बीकानेर के आसपास वाले जो एरिया है वहाँ पर आकर के बस गए। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बीका व जाट सरदार नरा ने मिलकर है जो जीता और दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। भाटी, चौहान, खींसियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया और पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1488 में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। इसने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया था। किन्होंने करवाया था? राव बीका ने है जो करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था देशनोक में, जो कि सूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे है राव लूणकरण। तो मित्रों, आपको पता होगा इस बुक से है जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस बुक को आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा और अपने इस चैनल पर है जो ये बुक कंप्लीट करवाई जाएगी। तो आप लोग ज़रूर वीडियोस को है जो वॉच कर सकते हैं पूरा कंप्लीट। अपने इस चैनल पर है जो प्लेलिस्ट बना दी जाएगी अलग से, उनको है जो आप लोग जा करके देख सकते हैं। राव लूणकरण 1505 से 1526 ईस्वी। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खान को हराया और यह 1526 ईस्वी में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। और बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसिर उसंद में इसे कलयुग का करण कहा है। क्या कहा है? कलयुग का करण। किसको कहा है? राव लूणकरण को कहा है बिट्टू सुजा ने। अपना जो ग्रंथ था राव जैतसिर उसंद उसमें ऐसा बताया है। और कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई और लूणकरणसर झील का निर्माता भी इसे स्वीकार किया जाता है। तो इसको है जो कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य नामक ग्रंथ में है जो इसकी दानशीलता की तुलना किससे की गई है? कर्ण से की गई है। अगले हैं राव जैतसी। कौन? राव जैतसी। इनका है शासन 1526 से 1541 ईस्वी तक। जैतसी ने 1537 में काबुल के मुगल शासक कामरान, जो कि हुमायूं का भाई था, को पराजित किया। और इस युद्ध का वर्णन है जो बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसिर उसंद में किया। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने है जो मंत्री कौन? नागराज को है जो शेर शाह से सहायता प्राप्त करने भेजा, मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 में साहिबा या पाहिवा
के युद्ध में है जो राव जैतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। मालदेव से लड़ता हुआ वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे राव जैतसी, जो कि बीकानेर के शासक थे। पाहेबा और साहेबा का जो युद्ध हुआ था 1541 में, उसमें राव कल्याणमल 1541 से 74, कल्याणमल ने खानवा के युद्ध जो हुआ था आपका 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य, तो वो है जो राणा सांगा की ओर से भाग लिया था उसने। किसने? राव कल्याणमल। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया और इसने भटनेर के किले पर अधिकार किया तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। किसने? कल्याणमल ने है जो मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। ये है जो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला क्या था? पहला राठौड़ शासक था। कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक राय सिंह और दूसरा है जो पृथ्वीराज। कौन कौन? राय सिंह और पृथ्वीराज है जो कल्याण सिंह के पुत्र थे, कल्याणमल के पुत्र थे। और राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। राय सिंह को जब नागौर दरबार हुआ था 1570, उसके बाद में है जो 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था अकबर ने। वहीं उसका दूसरा पुत्र है जो पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था। कौन? पृथ्वीराज, जिसने है जो वैली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ की रचना की थी, जिसने वैली कृष्ण रुक्मिणी नामक ग्रंथ की रचना की। अगले हैं अपने राव राय सिंह। कौन? राव राय सिंह, जिनका शासन है जो 1574 से 1612 ईस्वी। यह 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार कब हुआ था? 1570 में के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। इसने अकबर के गुजरात अभियान, कब? गुजरात अभियान और कंधार अभियान में है जो अपनी वीरता दिखाई। और अकबर ने 1572 ईस्वी में से जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1574 में राय सिंह है जो महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। कब बना राय सिंह बीकानेर का शासक? तो ये बने थे आपके 1574 में। मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने इस चैनल पर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित और भी वीडियोस है वो अपने इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़िएगा और जुड़ने के साथ में है जो अन्य लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। आगे है राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था आपके राय सिंह ने। जूनागढ़ दुर्ग को है जो जमीन का जेवर नाम से भी जाना जाता है। और किले के दरवाजे पर है जो जयमल पत्ता की पाषाण मूर्तियाँ लगवाई। किनकी? जयमल और पत्ता की पाषाण मूर्तियाँ लगवाई थी। और किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई, जिसे क्या कहा जाता है? राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है, राय सिंह प्रशस्ति। और इसके समय में भीषण अकाल पड़ा, जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया और मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कारण कहा था। क्या कहा था? राजपुताने का कारण कहा था। किनको कहा? राव राय सिंह को। और किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। अगले हैं अपने कौन? राव करण सिंह। कौन? करण सिंह, जिनका शासन 1631 से 1668। करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध हुआ। कब हुआ? 1642 से 44 में, जो मतीरे की राड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या? मतीरे की राड़। और मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय करण सिंह तटस्थ रहा था, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर है जो अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा। और औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। और चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ जो कि शुक सप्तति में करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया है। किनको? करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया। और करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने है जो कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक है जो ग्रंथ लिखे। और ये मित्रों क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। अभी तक इनमें से क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम है जो इनसे क्वेश्चन बन सकता है। गंगानंद मैथिल ने है जो कर्णभूषण काव्य और काव्य डाकिनी नामक है जो ग्रंथ लिखे थे। और जो करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम लिखा था। आगे हैं अपन देखते हैं अभी शाकंभरी के सोहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में। हालांकि मित्रों आप लोगों को पता होगा इस बुक में इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं दिया गया है, फिर भी हम लोग इसके जो ऊपर की जो जानकारी है उसको हम लोग देख लेते हैं और यहीं से है जो काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में।
अब आगे है अपने शाकंभरी के सोहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। इस सोहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। क्या है? बहुत विवाद है। वंशावलियों और ख्यातों ने इनको अग्निवंशीय माना है। क्या माना? अग्निवंशीय। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के विचार से ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। क्या थे? सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे। और अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना गया। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर है जो विदेशी मानते हैं। और इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा सोहानों की उत्पत्ति है जो ब्राह्मण वंश से मानते हैं। क्या मानते हैं? ब्राह्मण वंश से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये खुद है जो ब्राह्मण थे, इसलिए इनको ब्राह्मण माना है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि ये ब्राह्मण होने की वजह से इनको ब्राह्मण माना, लेकिन ये एक ऐसी मान्यता है, हम ऐसा मान लेते हैं। इससे अपने को याद करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। आगे है बिजुलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का प्रवर्तक वासुदेव सोहानों का आदि पुरुष था। कौन? वासुदेव है जो सोहानों का आदि पुरुष था, और जो कि बिजुलिया शिलालेख के अनुसार ऐसा माना जाता है, जिसका समय है जो 551 के लगभग है जो माना जाता है, 551 ईस्वी के लगभग। और प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। क्या थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुबक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से सोहानों को मुक्त करवाया। किसने? गुबक प्रथम ने। और इसी का वंशज है जो सामंत सांभर का शासक था, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। वाकपति राज सोहानों का शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने प्रतिहारों को है जो परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। और विग्रहराज द्वितीय सोहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। कौन? विग्रहराज द्वितीय। और 983 ईस्वी का हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है, और उसने गुजरात के सालुकी शासक मूलराज को परास्त किया। किनको परास्त किया था? गुजरात के जो शासक था सालुकी शासक मूलराज, उनको। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वैरीघट शत्रु संहारक मिलती है। क्या उपाधि मिलती है? वैरीघट, यानी कि शत्रु का संहार करने वाला, यानी शत्रु का नाश करने वाला है जो माना जाता है गोविंद तृतीय की उपाधि। और फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक मारवाड़ में आगे बढ़ने से है जो रोका था। अगले शासक हैं कौन? अजयराज। 1105 से 1133 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। अजयराज जो है जो 1105 ईस्वी में शासक बना, और इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 में इसने अजयमेरू यानी कि अजमेर नगर बसाया था। कब बसाए? 1113 में। और चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय द्रंभ कहलाए। क्या कहलाते हैं? अजय प्रिय द्रंभ। और कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी जो है सोमलवती, उनका नाम भी अंकित मिलता है। और अजयराज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा था, और उसने नए नगर में है जो जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी, और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था अजयराज ने। तो महान शासक हुए थे अजयराज, जो कि धर्म सहिष्णु थे। अगले शासक है अर्णोराज। 1133 से 1155 ईस्वी। अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल सालुकी से परास्त हुआ। इसने अजमेर में आनासागर झील, किसमें? अजमेर में है जो आनासागर झील, और पुष्कर में है जो वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्णोराज शैव था। क्या था? अर्णोराज शैव था, और किंतु उसमें अन्य धर्मावलंबियों के प्रति है जो सहिष्णुता थी। उसने अजमेर में खरतग्रस के अनुयायियों के लिए भूमि दान दी थी। किसके लिए? खरतग्रस के अनुयायियों के लिए भूमि दान में दी। और है जो देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे। कौन? देवबोध और जो धर्मघोष है वो प्रकांड विद्वान थे, जिनको उसने सम्मानित किया था। वैसे तो चालुक्यों के हाथों है जो पराजय से उससे है जो कुछ मान हानि उठानी पड़ी थी, फिर भी गजनीवियों को परास्त कर तथा मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया। अगले शासक है विग्रहराज चतुर्थ, जो कि 1158 से 1163 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया, और ये दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला सोहान शासक था विग्रहराज चतुर्थ। और इसने गजनी के है जो खुसरू शाह को भी है जो परास्त किया, और जैनक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। ये क्वेश्चन बना हुआ है मित्रों।
कि कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को किसने दी, तो ये जयानक भट्ट ने दी थी। और विग्रहराज ने है जो हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। और इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर है जो हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ खुदवाई। इसने कौन सा लिखा था, हरिकेली है जो नाटक लिखा, और उनके जो दरबारी विद्वान था, कवि था सोमदेव, उसने ललित विग्रहराज नाटक लिखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उससे तोड़वा कर वहाँ है जो 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। किसको, जो विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी, उसको है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा कर वहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कि एक मस्जिद है, वो बनाई थी। विग्रहराज ने बिशलपुर बसाकर वहाँ बिशलपुर झील बनवाई। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि है जो निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं रही थी। सोमदेव तो विग्रहराज के वीरों में नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरिकेली नाटक से उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। किलहॉर्न ने भी उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। और विग्रहराज का समय है जो सपाद का स्वर्ण काल माना जाता है, सपाद के सुहानों का है जो स्वर्ण काल माना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ का जो समय था। और ये पंक्ति भी पूछी जाती है मित्रों कि किलहॉर्न ने है जो विग्रहराज चतुर्थ की विद्वत्ता को स्वीकार करते हुए उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति बताया जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। ये ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा गया है एग्जाम में। अगले हैं पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। शाकंभरी के सोहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बना। कितने उम्र में बने थे, 11 वर्ष की आयु में ही ये शासक बन गए थे। और 1182 में इसने सतलज प्रदेश के भंडारकों को परास्त किया। किनको, जो सतलज जो प्रदेश था वहाँ पर भंडारक थे, उनको परास्त किया। इसी वर्ष इसने महोबा के संदेल शासक को पराजित किया। किसको, महोबा का जो संदेल शासक था प्रमर्तिदेव, उनको है जो परास्त किया, जिसमें है जो प्रसिद्ध वीर आल्हा और उदल है जो लड़ते हुए मारे गए। जो उनके सेनापति थे ये वीर आल्हा और उदल, जो संदेल शासक महोबा के, उनके जो आल्हा और उदल है जो मारे गए इस युद्ध में। और पृथ्वीराज ने कनौज के गहड़वाल शासक जयसन को परास्त किया। जयसन के गहड़वाल को है जो परास्त किया। और एक सोमवार के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया उससे। किसके, जयसन गहड़वाल की जो लड़की थी संयोगिता, उनसे विवाह कर लिया था अपहरण करके पृथ्वीराज ने। और आगे है अपने त्राइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, तो गोरी को उसने पराजित किया, मगर 1192 में है जो त्राइन के द्वितीय युद्ध में है जो वह मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। हालांकि पहले में तो है जो गोरी को हरा दिया, मगर दूसरे में है जो त्राइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी से पराजित हो गए थे जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और चौहान राज्य का तो पतन हुआ ही, भारत में है जो तुर्की शासन की नींव भी पड़ गई इस हार से। आगे है पृथ्वीराज तृतीय वीर विद्यानुरागी एवं गुणजनों का सम्मान करने वाला था और पृथ्वीराज विजय का रचयिता जो कि आपका जयानक और पृथ्वीराज रासों का लेखक है जो चंद बरदाई, उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। आगे है संयोगिता स्वयंवर कथा। कनौज के शासक जयसन ने राजसूय यज्ञ किया तथा अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा है जो महिलाओं को, राजा महाराजाओं को है जो आमंत्रित किया। किनको, राजा और जो महाराजा थे बड़े बड़े, उनको है जो इसमें कार्यक्रम में है जो बुलाया। और इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयसन ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। किनकी मूर्ति रख दी, जो पृथ्वीराज है उनकी मूर्ति है जो बाहर दरवाजे पर रख दी। और संयोगिता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संयोगिता है जो वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी और पृथ्वीराज को न पाकर वह मन ही मन बड़ी दुखी थी। किंतु जब वह दरवाजे तक है जो पहुँची तो उसे द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई और उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी और उस समय तक पृथ्वीराज भी वहाँ
पहुंच चुके थे और उसने संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर है जो अजमेर की ओर प्रस्थान किया और चौहान सैनिकों ने गढ़ वालों को उसका पीछा करने से रोका और अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया। पर इस घटना से जयचंद व पृथ्वीराज के बीच से जो क्या हुआ, शत्रुता और बढ़ गई। आगे है संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा है कि क्या कहा है, प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर रोमिला थापर एवं डॉक्टर RS त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना है और समकालीन फारसी तारीखों में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन है जो अवश्य किया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि हमीर महाकाव्य तथा रंभा मंजरी में है जो ढेर सारी गलतियाँ हैं तथा इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटना को ही काल्पनिक मान लिया जाए, ये उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य एवं वास्तविक है, अतः ये घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं और CV वैद्य एवं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है। इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता है। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ उतार चढ़ाव या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अगले हैं अपने रणथंभौर के चौहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। कौन? रणथंभौर का चौहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज, जो 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। किनका? पृथ्वीराज तृतीय का जो पुत्र था गोविंदराज, वो है जो रणथंभौर के चौहान वंश की शाखा का स्थापना करता है और उसके उत्तराधिकारी क्रमशः वालहण, प्रहलादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके उत्तराधिकारी वाघभट्ट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया और उसके पुत्र जैतर सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उससे कर देने के लिए है जो विवश होना पड़ा। हमीर, जो कि 1282 से 1301 ईस्वी। 1282 में हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। कब? 1282 में जब है जो अपना राज्यारोहण किया उस समय, उसके बाद में है जो ये दिग्विजय की नीति अपनाई और आबू, काठियावाड़, पुष्कर, संपा, धार आदि राज्यों को इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया एवं मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। किनको? समर सिंह को। और 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया मगर उससे सफलता नहीं मिली। किसने आक्रमण किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में आक्रमण किया था, गुलाम वंश का जो शासक था उसने। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और केहब्रू, किनको? जो इनका विद्रोही थे, हमीर द्वारा मंगोल विद्रोही थे। मंगोल विद्रोही कौन थे? मोहम्मद शाह और केहब्रू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है जो हमीर से नाराज़ हो गया और हमीर ने जब विद्रोही को लौटाने से इनकार कर दिया, हमीर ने उनको है जो वापस नहीं लौटाया, तब 1299 में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया और 1301 में अलाउद्दीन स्वयं है जो सेना लेकर रणथंभौर आया मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने सल कपट का सहारा लिया और अलाउद्दीन ने है जो हमीर के सेनानायक रणमल, कौन? रणमल और रत्तीपाल को है जो अपनी ओर मिला लिया लालच दे करके कि मैं आपको है जो ये किला दूंगा रणथंभौर का और आप लोग है जो मेरे साथ आ जाइए। तो वो है जो रणमल और रत्तीपाल उनके साथ में सल दिए अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। हालांकि किस तरीके से पहले जो शासक है वो हुआ करते थे और साथ में किस तरह के सेनापति, ये देखिए रणमल और रत्तीपाल, ये इन्होंने है जो इनके साथ में विश्वासघात किया था हमीर के साथ में और इनके विश्वासघात के कारण है जो किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया और हमीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में है जो महिलाओं ने जौहर कर लिया। हमीर वीर, उदार एवं शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था और नयन चंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य, जोधराज के हमीर रासो एवं चंद्रशेखर के हमीर हट नामक ग्रंथों से हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। नयन चंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य और जोधराज के हमीर रासो और चंद्रशेखर के हमीर हट, ये क्वेश्चन बनते हैं मित्रों एग्जाम में कि ये किन की रचना है, तो ये अलग अलग जो दी गई हैं तो आप लोग इनको ज़रूर एक बार देखिएगा। आज भी है जो जनमानस में हमीर के लिए ये दुआ प्रसिद्ध है, कौन सा? कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये उक्ति है जो हमीर के लिए प्रसिद्ध उक्ति मानी जाती है, अपनी हट धर्मिता के लिए है जो ये उक्ति हमीर के लिए मानी जाती है।
और जालोर का सोहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासक। आगे हम देखेंगे जालोर के सोहान वंश और इनके प्रतापी शासकों के बारे में। जालोर जो कि मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली से जो गुजरात जाने वाला रास्ता है उस पर ये जालोर पड़ता है और जालोर वहाँ बीच में पड़ने से है जो इसकी महत्ता अधिक हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत है जो 1200 से 1526 तक रही थी। कितने? 1206 से 1526 है तो दिल्ली सल्तनत शासन रहा था और अंतिम जो कि लोधी वंश हुआ था वहाँ तक समय है जो उस समय जालोर पर सोहानों का अधिकार था। और जालोर के इस सोहान वंश का संस्थापक कौन था? तो कीर्तिपाल है जो जालोर के सोहान वंश का संस्थापक माना जाता है, जिसने 1181 में इस राजवंश की नींव डाली। और कान्हड़ देव जो कि अपने इनका शासन रहा था 1305 से 1311 तक। कान्हड़ देव जालोर के सोहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य क्या हो गया? विवाद उत्पन्न हो गया। और 1305 में है जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी को है जो सेना सहित जालोर भेजा। किनको भेजा था? ये एन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा था। यहाँ पर 1305 में जालोर भेजा था। वह कान्हड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया और है जो दिल्ली दरबार का माहौल कान्हड़ देव को स्वाभिमान के विरुद्ध था। कान्हड़ देव दिल्ली दरबार से है जो सलाह आया और जिसके बाद कान्हड़ देव व अलाउद्दीन के बीच है जो संघर्ष शुरू हुआ। और नैन्सी ने युद्ध का कारण है जो कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताए हैं। वो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, वो वीरम देव से है जो विवाह करना चाहती थी, इसलिए है जो इनके बीच में है जो आपसी संघर्ष शुरू हो गया था। वो इसके साथ विवाह नहीं करना चाहते थे। कान्हड़ देव अपने पुत्र का विवाह उनके साथ में नहीं करना चाहते थे। 1308 में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया। कौन सा? जो सिवाना किला है वहाँ पर 1308 में अलाउद्दीन ने है जो अधिकार कर लिया और उसका नाम है जो खैराबाद रख दिया। क्या नाम रखा? खैराबाद। और कुमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। किनको? कुमालुद्दीन गुर्ग को। और 1311 में अलाउद्दीन ने है जो जालोर पर घेरा डाला, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिल सकी। और अंत में है जो कान्हड़ देव के एक दहिया सरदार भीका के विश्वासघात। कौन? दहिया सरदार था भीका, उसने विश्वासघात किया तो दुर्ग पर है जो अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। वो उसके साथ में है जो अलाउद्दीन के साथ में मिल गया। इसके कारण है जो ये इस दुर्ग को भी जीत लिया था अलाउद्दीन ने। और कान्हड़ देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जौहर किया। अलाउद्दीन ने तो जालोर जीतकर उसका नाम जलालाबाद रख दिया। किसने? अलाउद्दीन ने है जो जालोर को जीतकर क्या नाम रखा था? ये रखा था आपके जलालाबाद। और सिवाना दुर्ग का क्या नाम रखा? खैराबाद। ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नाम बदल करके क्या नाम रखा था, इस प्रकार से। तो ये था अपना जो कि राठौड़ राजवंश और सोहान राजवंश, इससे संबंधित हमने ये ऊपर देखा। जालोर के चौहान, अजमेर के चौहान, इनको है जो हमने देखा, और रणथंभौर के चौहान। तो ये था अपना वीडियो। आगे हम देखेंगे आमेर का कछवाहा वंश और इस वंश के प्रतापी शासक के बारे में। तो ये हम लोग है जो अगले वीडियो में देखेंगे। काफ़ी फिर बड़ा वीडियो हो जाएगा। छोटे छोटे वीडियो में है जो देखना आसान होता है मित्रों, क्योंकि बड़े वीडियो में फिर देखने में वो रुचि नहीं देती है। तो अगले वीडियो में हम लोग उसको देख लेंगे। तो ये था अपना जो कि आज का वीडियो। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और चैनल को शेयर अवश्य करें मित्रों, जिससे कि अपना चैनल है जो धीरे धीरे आगे बढ़ पाए। ऐसी आपसे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे और अपने चैनल को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हमने ये वीडियो देखा और अपने चैनल पर ये बुक कंप्लीट करवाई जाएगी मित्रों। आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी कहा था कि इस बुक को है जो कंप्लीट करवाएंगे। तो काफ़ी सारे पार्ट अपने इस चैनल पर है जो अपलोड कर दिए गए हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर है जो जा करके देख सकते हैं। तो ये था अपना आज का पार्ट। और ये आज हमने देखा बीकानेर का राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में देखा। फिर हमने रणथंभौर के शासकों के बारे में देखा, जालोर के। इस प्रकार से हमने जो इस वीडियो में आज देख लिया। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और
जो टॉपिक है उसको। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।